असिस्टेंट प्रोफेसर इन दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आई होप कि इस लॉकडाउन के टाइम आप सारे बच्चे सेफ होंगे, अपने घरों पे होंगे और जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बताई है उनको फॉलो कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहे होंगे। क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम समझ सकते हैं इस समय आपको स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। तो एक सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट, हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस का मीनिंग समझना होगा। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो बिजनेस का मतलब हुआ द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी का क्या मतलब हुआ कि इंसान अगर कोई काम कर रहा है, किसी काम में एंगेज है तो वो बिजनेस कर रहा है, ठीक। मगर कमर्शियल या थ्योरेटिकल टर्म्स में बिजनेस का मतलब अलग है। उसमें क्या है कि बिजनेस इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, ठीक। फिर आता है दूसरा वर्ड, दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है? एनवायरमेंट का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वातावरण, ठीक। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी एक एटमॉस्फेयर में ही रन करेगी ना, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्स में तो जाके वर्क करेगा नहीं, जो भी एक्टिविटीज होंगी वो अर्थ पे ही होंगी। अब अर्थ में होंगी तो एनवायरमेंट को हम फेस करेंगे ही करेंगे। और जो ये एनवायरमेंट होता है वो एवर चेंजिंग होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही अनसर्टेन होता है। इसी वजह से ये जो बिजनेस एनवायरमेंट है ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट को नहीं समझेंगे तो हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को सही से रन नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग का, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब हुआ दैट इट इज अ सम ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। Now these internal and external factors are broadly categorized as micro environment and macro environment. First of all हम micro environment की बात करते हैं। The components or the factors under micro environment are controllable by the management, ठीक है। And if we talk about macro environment, तो जो उसके अंदर कंपोनेंट्स और फैक्टर्स होते हैं दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, दैट आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। अब माइक्रो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहला है आपका कस्टमर्स। जो कस्टमर्स होते हैं दीज कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। कहा जाता है इनको कि ये जो कस्टमर्स हैं हमारे राजा हैं मार्केट के। अगर कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारा बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कस्टमर्स की जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, जो भी उनकी नीड है, जो भी उनका डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए बिजनेस हमारा वर्क करता है, या जो भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तत्पर रहती हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहे हमारे प्रोडक्ट से, अदरवाइज हम चल नहीं पाएंगे, या अदरवाइज जो हमारा एम है प्रॉफिट मेकिंग का वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से कस्टमर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। अगर कस्टमर्स की नीड आपने पूरी नहीं करी, कस्टमर आपका प्रोडक्ट दोबारा नहीं खरीदने के लिए आएगा, ठीक है। वो किसी और बिजनेसमैन के पास चले जाएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक। वैसे ही आता है, सेकंड आता है आपका सप्लायर्स। अब सप्लायर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं, क्योंकि अगर सप्लायर्स सप्लाई ही नहीं करेंगे रॉ मटेरियल्स, ठीक है, वो इनपुट्स लाके ही नहीं देंगे आपको, तो आप बनाओगे क्या? उसकी वजह से भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी या इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपके सप्लायर्स आपको रेगुलर और क्वालिटी बेसिस पे आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते रहे, इनपुट्स प्रोवाइड करते रहे, ये भी आपको श्योर करना जरूरी होता है, या ये भी आपको अश्योरेंस आपके सप्लायर्स को देना पड़ेगा कि ठीक है, आप अगर हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाके दोगे तो हम आपको अच्छा पेमेंट करेंगे। तो वो भी मेंटेन करके चलना हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर मैंने बताया आपको कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स, अगर हम मार्केट में अपना
बिजनेस चला रहे हैं तो कॉम्पिटिटर्स ऑब्वियसली हमको फेस करने पड़ेंगे। अब एक टेलीविजन का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। आप फिलिप्स का भी टेलीविजन आपको मार्केट में मिलेगा, वीडियोकॉन का भी मिलेगा, ओनिडा का भी मिलेगा, सभी बताते हैं कि भाई हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को यूनिक प्रेजेंट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए कुछ ना कुछ चीजें, नई नई इनोवेशंस वो अपने प्रोडक्ट में करता रहता है, ठीक है। चाहे वो प्राइस घटा दिया या एक के साथ एक फ्री का ऑफर दे दिया किसी प्रोडक्ट के साथ, ये सारी चीजें। तो कॉम्पिटिटर्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कॉम्पिटिटर्स मार्केट में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो वर्किंग है वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ जाएगा और हम जो है सोचेंगे कि अरे जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा तो हम ही क्या, हमारा बढ़िया चल तो रहा है, प्रॉफिट तो आ रहा है, कुछ करने की क्या जरूरत है। हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, वही एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स भी हमारे लिए कभी कभी फेवरेबल भी होते हैं और अनफेवरेबल भी होते हैं। तो ये भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। अब हम बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स के बारे में, ठीक। पहला मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आ गया आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस एक्टिविटी को कैसे हैम्पर करेगा। आप ही सोचिए कि पहले जो हम लोग अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते थे, कैसे करते थे, मुंशी लोग होते थे, हाथ से अकाउंट्स या लेजर्स बनाते थे, ठीक है। एक एक एंट्री वो एक एक रिसिट लेके उसमें से लिखते थे और उसके बाद वो पूरा लंबा प्रोसेस होता था। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आने की बात क्या हो गया कि लोग कंप्यूटर पे टैली के थ्रू बड़े बड़े कैलकुलेशन इजीली मतलब उसको कर जाते हैं वो, ठीक है। तुरंत ही बैलेंस शीट बन जाती है, एसेट्स हमारे कितने हैं, लाइबिलिटीज हमारी क्या है, वो प्लस माइनस होके हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे तैयार हो जाते हैं। इजी हो गया वर्क टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी तो एक काम को करने में हमें कई घंटे लग जाते थे। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको 2 इंसान की जरूरत पड़ती थी। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें टाइम ज्यादा लगाना पड़ता था। अब क्या है कि आजकल तो सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। टेक्नोलॉजी देखिए इतनी फास्ट हो गई है कि हर चीज ऑटोमेटेड है कि आपने केवल रॉ मटेरियल एक मशीन में पुट किया और सारा आपका आइटम बन के पैक हो के पूरा बाहर चला आया, आउटपुट एकदम बन के आ गया बाहर मार्केट में बेचने के लिए। तो ये है टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आपने टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है मार्केट में उसको अडेप्ट नहीं करा तो आप कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो जाएंगे। आपका प्रोडक्ट मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट की कोई पूछ नहीं होगी, मार्केट आपके प्रोडक्ट की एकदम डाउन हो जाएगी अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं चले। तो इसलिए इन्वायरमेंट जो होता है उसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, ठीक। तो ये था टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। दूसरा आता है आपका सोशियोलॉजिकल या कल्चरल इन्वायरमेंट। अब सोशियोलॉजिकल या कल्चरल इन्वायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे कि भाई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी एक्टिविटीज है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो सोसाइटी में तो रन कर रही है। हम कहीं बाहर जाके तो सोसाइटी से काम कर नहीं रहे हैं कि हम किसी पहाड़ पे जाके काम कर रहे हो, वहां अपना ऑर्गेनाइजेशन चला लिया, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो अगर हम सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो हमें सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना होगा, ठीक है। सोसाइटी का वेलफेयर हम कैसे सोच सकते हैं कि वहां पे जहां पे हम अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए वहां पे हम ग्रीनरी मेंटेन करके चलें, ग्रीन बेल्ट बना के चलें ताकि लोगों को पॉल्यूशन ना फेस करना पड़े, ठीक। प्लस जो वहां के लोग हैं आसपास के उनको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है। तो ये सारे हमारे को सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आती हैं चीजें जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए। प्लस एक कल्चरल इन्वायरमेंट की भी मैंने इसमें बात करी। कल्चरल का मतलब हुआ कि देखिए हमारा जो इंडिया है, ठीक है, ये कहा जाता है कि यहाँ पे भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति के कल्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां का कल्चर अलग है, वहां का खाना अलग है, वहां का कपड़ा अलग है, ठीक है। यूपी में जाएंगे तो यूपी का खाना कपड़ा अलग है। साउथ में चले जाएंगे तो आपको वहां डोसा खाने के लिए मिलेगा, वहां के कपड़े अलग हैं। तो क्योंकि हर जगह आपको इतनी वैरायटी, इतनी चीजें अलग अलग मिल रही हैं, तो जहां पे आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, जिस एरिया में या जिस जगह आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो वहां के लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस को समझना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां के कल्चर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज एलपीजी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो चीजें बहुत ईजी हो गई किसी को भी कहीं से भी कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट हम किसी नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये जो है कल्चरल एनवायरनमेंट, जो कल्चर है, कल्चर के हिसाब से भी आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी को देखना पड़ेगा कि हम जहाँ सरवाइव कर रहे हैं, हमारा जहाँ एग्जिस्टेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का पहनावा क्या है, वहाँ का लोगों का खाना क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, लोग कैसे बातों से, किस लैंग्वेज में उनको हमारी बात ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो ये सारी चीज़ें भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, फिर आता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट है, क्योंकि भाई आप रह रहे हैं अगर समाज और सोसाइटी और किसी देश में या किसी सिटी में, तो वहाँ के कुछ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स वगैरह होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ये आपका कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने कोई गाइडलाइंस निकाल दी वर्किंग के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस एक्टिविटी रन करने के लिए। ये मायावती की सरकार आई, उन्होंने कोई गाइडलाइंस बता दी कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो कोई केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उन्हें सर्टेन प्रोडक्ट बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। विदाउट लाइसेंस हम अप्रूव नहीं करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट बनाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो हर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अपने अपने बातें होती हैं, अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, जिसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे उनकी बात को या उनकी गाइडलाइंस नहीं फॉलो करेंगे तो भी आपका सर्वाइवल वहां पे मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मैंने बताए, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो कंट्रोलेबल है, मतलब सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये तो कंट्रोल कर सकते हैं आप अपनी चीजों को चेंज करके। मगर मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल या कल्चरल फैक्टर्स, इसमें आपको एनवायरमेंट के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज करना होगा। मतलब जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उससे आप अडेप्ट करिए और उसको चेंज करिए, क्योंकि इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वहां तो आप अपनी तरह से माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो आप कुछ हद तक आप कंट्रोल कर ले जाएंगे, मगर मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोज आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा, आपको चीजें अडेप्ट करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। इस वजह से ही अगर कोई भी इंसान बिजनेस ओपन करने की सोच रहा है या उसके माइंड में ऐसा कुछ है कि हमें इस प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको मार्केट की स्टडी या एनवायरमेंट की स्टडी करके ही कोई कदम आगे बढ़ाना होगा। तो these were the important factors of micro environment and macro environment, and now I would like to sum up this topic, business environment and its factors. Thank you so much.